हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 6 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की सेमेस्टर 2 के चैप्टर नंबर 3 वाटर फॉर ऑल के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने पढ़ा हुआ है। सबसे अगर पहले बात की जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास था वो क्या है, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज देयर ऑन अवर प्लैनेट, कि हमारे प्लैनेट के ऊपर कितना वाटर है। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे नंबर देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा नंबर दिया हुआ है जो कि हमारे चैप्टर के अंदर दिया हुआ था। देयर इज अ 126 एंड दैट जीरोस है। आई थिंक यहाँ पे जो जीरोस है वो कम से कम 19 जीरोस एड अप हुए हैं। तो इतने लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे अर्थ पे मीन्स हमारा प्लैनेट जो अर्थ है उसके ऊपर है। ठीक है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाई इज ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्स ऑन आवर प्लैनेट। स्कैर्स का मतलब क्या है, कमी। इतना पानी होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे प्लैनेट पे क्या है, कमी क्यों है पानी की, है ना। तो जो ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, जो पानी हम लोग पी सकते हैं, वो पानी एक्चुअल में कितना है, वो पानी है लेस देन 1/2% ऑफ अर्थ वाटर। कितना है, जो ये नंबर दिया हुआ है जो टोटल लीटर्स है उसका 1% का भी 1/2, उसका भी 1/2 है। वो क्या है, ड्रिंक करने के लायक पानी है। बाकी का जो कुछ प्रतिशत जो पानी है वो जो है वो ग्लेशियर के फॉर्म में है। ठीक है। ग्लेशियर मीन्स कि जो हमारा हिमालय पर्वत है और उस फॉर्म में जमा हुआ पानी है जो कि हम पी सकते हैं। राइट। बाकी जो पानी जो भी बचता है जो समुद्र का है, हाँ, बड़े बड़े नदियों का है, वो पानी कैसा होता है, जो समुद्री पानी होता है वो क्या होता है, खारा होता है। तो जिसके अंदर सॉल्ट की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, तो वो पानी हम लोग पी नहीं सकते। इसीलिए इतना सारे लीटर्स ऑफ वाटर हमारे प्लानेट पे होने के बावजूद भी क्या है, हमारे प्लानेट पे जो है पीने की पानी की कमी है। तो हमें हमेशा पानी को जो है संभाल के यूज करना चाहिए, जो पीने का पानी उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको दिया गया व्हाट इज द पिक्चर अबाउट। अब यहाँ पे साइड में एक ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, इस पिक्चर की हम लोग अगर बात करते हैं कि ये पिक्चर किस चीज का है, तो आपने इस चैप्टर के अंदर देखा होगा कि जो ये फोटो है ये किस चीज के लिए है, डीसैलिनाइजेशन। डीसैलिनाइजेशन एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि समुद्री पानी जो होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है जिसको हम पी नहीं सकते हैं, ऐसा पानी होता है। तो ये जो समुद्री पानी है उससे जो नमक को अलग करने की जो प्रतिक्रिया है या जो कि प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है डीसैलिनेशन। ओके, डीसैलिनाइजेशन। और इस फोटो के अंदर उसी प्रोसेस को दिखाया गया। तो ये प्रोसेस कैसे होता है एक्चुअल में, तो एक ऐसा जो कंटेनर है उस कंटेनर को रखा जाता है, उसको नीचे से हीट प्रोवाइड की जाती है, आग दी जाती है, जिससे जो कि अंदर का जो खारा पानी है, जो समुद्र का पानी है, वो बॉयल होगा। बॉयल होते ही क्या होता है कि वेपर्स आती है। आपने देखा होगा कि पानी को हम ज्यादा उबालते हैं तो उसमें से जो है स्टीम निकलती है। स्टीम निकल के अगर हमने उसके ऊपर एक थाली ढकी हुई है तो उस थाली के ऊपर जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, छोटी छोटी बूंदे आ जाती है। उसी बूंदे को फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर कलेक्ट करके उसको ठंडा करेंगे तो वो जो वाटर हमें मिलता है वो विदाउट सॉल्ट वाटर मिलता है, बिना नमक का वो पानी हो जाता है, जो कि ड्रिंकिंग प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। तो ये जो है ये पूरा इस फोटो के थ्रू वहां पे प्रोसेस हमें बताई गई है और इस प्रोसेस को नाम दिया गया है डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस। क्यों डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि सैलिनाइजेशन मीन्स क्या है कि नमक का होना पानी के अंदर। सैली मीन्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो उसको हम अलग कर रहे हैं उस सॉल्ट को, इसलिए इसको डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस ऑफ वाटर कहा गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज डीसैलिनाइजेशन। अब जैसे कि मैंने उस पिक्चर को आपको ब्रीफली बता दिया था कि वो क्या है, तो वो पूरा उसमें क्या प्रोसेस चल रही थी, डीसैलिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है, उसमें से जो नमक हम लोग अलग कर देते हैं
उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस। What method of making sea water drinkable in practice since the times of the ancient Greeks? एशियन ग्रीस के जमाने से, मतलब एशियन मीन्स की बहुत ही पुराने जमाने से कौन सी प्रैक्टिस या कौन सा मेथड चला आ रहा है जिससे हम सी वाटर को ड्रिंकेबल बना सकते, पीने लायक बना सकते? तो वो जो हमने प्रोसेस अभी अभी पढ़ी, डीसैलिनाइजेशन मेथड इज ऑफ मेकिंग सी वाटर ड्रिंकेबल सिंस द टाइम्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स। एंशियंट ग्रीस के टाइम से वो जो है वो चला आ रहा है। Why could the method of desalination not be practiced on the larger scale? अब हमने ये तो देखा कि हम समुद्री पानी को भी पीने लायक तो पानी बना सकते हैं, है ना, लेकिन उसको बड़े स्केल पे क्यों ना हम ये सोचे कि पूरा का पूरा समुद्री ही जो है वो पीने लायक बना दे, तो हमारा जो प्योर वाटर, जो पीने लायक पानी की जो कमी है उसको हम लोग पूरा कर लें। लेकिन अगेन यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, कुछ दिक्कतें आ जाती है। दिक्कतें क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये इजीली वर्क ऑन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर पर ही। सो दिस मेथड ओनली वर्क्स ऑन स्मॉल अमाउंट। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर भी करना चाहे, बड़े बड़े कंटेनर्स, यूटेंसिल्स बना के उसमें बहुत सारा पानी भर के कंटेनर्स को हीटअप करके अगर ये प्रोसेस करना चाहे, तो इसमें क्या होगा, हीटिंग के लिए जो भी ईंधन लगता है, चाहे वो लकड़ियां हो चाहे वो गैस हो, तो उसकी यूसेज क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। और अगर ईंधन का यूसेज ज्यादा है तो उसके सामने हमें कॉस्ट भी क्या पे करना पड़ेगा, ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो रीजन है, एक तो क्या है कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर पे अच्छे से वर्क करेगा, दूसरा रीजन है कि अगर हम बड़े पैमाने पे इसको यूज करना चाहे तो वहां पे हमारा जो खर्चा है वो बहुत ही बढ़ जाएगा सी वाटर से पीने लायक ड्रिंकेबल वाटर बनाने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कुछ। हाउ मच ऑफ अर्थ वाटर इज ड्रिंकेबल? तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया, सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि 1/2 ऑफ 1% वाटर इज ड्रिंकेबल। डीसैलिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, डीसैलिनाइजेशन किस चीज का प्रोसेस है, तो रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, ये जो प्रोसेस है क्या है, नमक को अलग करता है समुद्री पानी से। सिंस व्हेन डिड पीपल स्टार्ट मेकिंग सी वाटर ड्रिंकेबल? कब से ये मेथड चला आ रहा है, तो सिंस द एंशिएंट ग्रीक्स। ठीक है, बहुत ही पुराने जमाने से ये प्रथा या ये मेथड जो है वो चली आ रही है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीसैलिनाइजेशन? तो सबसे पहला स्टेप तो क्या था, हमने कंटेनर के अंदर देखा था कि कंटेनर्स को क्या करना है, पानी भर लिया, उसके बाद उसको सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, हीट करना। तो नीचे से उसको हीट दी जाती है जब तक कि उस पानी में से जो है स्टीम्स ना निकले, वेपर्स जो है वो ऊपर ना निकलनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि हीटिंग वाटर अंटिल स्टीम। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डीसैलिनाइजेशन बाय ओल्ड मेथड? अब क्या लिमिटेशंस थे, लिमिटेशंस मींस कि कहां पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसके ड्रॉबैक क्या है? तो ड्रॉबैक क्या था, फर्स्ट वन कि वो किस पे वर्क कर रहा था, तो सिर्फ स्मॉल अमाउंट पे वर्क करता है। सेकंड, बॉइलिंग वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ अगर बॉइलिंग वाटर हमें करना है तो हमें लॉट्स ऑफ फ्यूल लगेगा, और फ्यूल लगेगा तो क्या होता है, उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही सही ऑप्शन हो जाएंगे। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स लुक फॉर न्यू वेज। अब आगे जाके जो अभी की हमारी जो जनरेशन है, यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर ने क्या वर्कआउट किया, साइंटिस्ट और इंजीनियर ने सोचा कि हमें इस डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस को क्या करना है, कम कॉस्टली बना देना है। जो कि हम लोग अगर हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग करने की बजाय अगर और कोई हमें प्रोसेस मिलता है जिसमें कम खर्चे में ये प्रोसेस अच्छे से हो जाए कि सी वाटर जो है ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम ये प्रोसेस तो करें कि सी वाटर में से नमक जो है वो अलग हो जाए और उस पानी को हम ड्रिंक कर सके, लेकिन कैसे करना है, तो यहाँ पर हमें कम खर्चा हो। तो ये कम खर्चा अगर आज के जमाने में हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मशीनरीज आ गए हैं, और उस मशीन को नाम दिया गया है जो आपके घर पे जनरली होते हैं, वो है आरओ सिस्टम। आरओ सिस्टम के अंदर आप कैसा भी पानी पास ऑन कर रहे हो तो क्या करता है, उसको पहले फिल्टर करता है, फिर अल्कनाइन के थ्रू पास ऑन होके, अलग अलग केमिकल से पास ऑन होके वो क्या बना देता है, उसको ड्रिंकेबल बना देता है। ना सिर्फ आरओ सिस्टम सॉल्ट को रिमूव करता है पानी के अंदर से, बट उसके अंदर जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया है उसको भी वो क्या करता है, किल आउट करता है।
नाउ कम्स द ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट थिंग इज ड्रिंकेबल वाटर, है ना। So here first question is drinkable water is scarce on the planet. Scarce means क्या है कि drinkable पानी जो है उसकी कमी है हमारे planet अर्थ पे, वो बहुत ही कम सोर्स में अवेलेबल है ना। तो ये तो क्या है, ट्रू है, ये तो हमने चैप्टर के अंदर देखा। लेस देन 1% ऑफ अर्थ वाटर इज ड्रिंकेबल, ये भी ट्रू है। हमने देखा कि 1/2 ऑफ 1% वाटर अवेलेबल है अभी अर्थ पे जो जिसे हम ड्रिंक कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी ओल्ड। जो हमारा प्रोसेस है डीसैलिनाइजेशन का, वो क्या है, बहुत ही पुराना है ना। सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में करते, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। Ancient Greeks had started the practice of converting of water into drinking water. Ancient Greek ने क्या स्टार्ट किया था, सबसे पहले स्टार्ट किया था सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। Desalinization, the process of removing salt from seawater. Desalinization एक प्रोसेस है जिसमें हम नमक को जो है समुद्री का जो खारा पानी है उससे अलग करते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रू है। In the process of desalinization, first the sea water heated and then cooled. जो desalinization process है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सी वाटर को गर्म करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, फिर उसके वेपर्स को अलग निकाल लेते हैं, तो ये भी अगेन क्या है, ट्रू है। The cold steam is condensed back into water in the process of desalination. Of course, जो भी स्टीम ऊपर की ओर होती है उसको हम फिर से ठंडा करके जो पानी वहां से जो बूंदे है उसको क्या करेंगे, अलग से कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें ड्रिंकेबल वाटर मिले, तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन द traditional desalinization process only small amount of water can be made drinkable. Yes, ट्रेडिशनल जो एंशिएंट ग्रीक्स की था वहां से लेके अभी तक के लिए हम यही मानते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर पे डिसैलिनाइजेशन जो है वो परफेक्ट मेथड है, क्योंकि हम ज्यादा अमाउंट के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे हमारा फ्यूल का यूज ज्यादा होता है और वहां के कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो 8th वाला भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिसैलिनाइजेशन इज क्वाइट इनएक्सपेंसिव का है कि वो कॉस्टली नहीं है, जब लार्ज अमाउंट पे जाती है इट इज अ कॉस्टली है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। इफ द टेक्नोलॉजी फॉर डीसैलिनाइजेशन इंप्रूव्स, फ्रेश वाटर बिकम लेस प्लेंटीफुल। अगर डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस को इंप्रूव करे तो फ्रेश वाटर की कमी फिर भी आ जाएगी, सॉरी फ्रेश वाटर जो है वो क्या होगा, और ज्यादा हमें मिल सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टैंजा फॉर फेमस पोयम। ये जो हमारी यहाँ पे चैप्टर के अंदर पोयम दी गई थी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स की जो स्टोरी है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो पोयम है इसके 7 पार्ट्स है, ओके, जिसकी समरी अगर आप चाहे तो आपको अलग अलग वेबसाइट से मिल जाएगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या ये पोयम के अंदर जो नरेटर है उसने क्या क्या सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंजर्स थे, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन फ्रेम आउट किए हैं। फर्स्ट स्टैंजा जो था वो था, डे आफ्टर डे वो स्टक नॉट ब्रेथ नॉर मोशन as idle as a painted ship upon a painted ocean। तो यहाँ पे नरेटर जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि हर एक दिन के बाद क्या हो रहा था, वो स्टक हो चुके थे एक जगह पे, जहाँ पे ना ही उन्हें कोई मोशन मिल रहा था, ना ही कोई ब्रेथ मीन्स की यहाँ पे कोई हवा चल रही थी, और उनका शिप कैसा था, ऐसा शिप की पोजीशन थी कि वो एक ही जगह पे खड़ा था, जैसे कि एक पेंटिंग के अंदर हमने शिप खड़ी कर दी हो, एक पेंटिंग के अंदर हमने शिप को ड्रॉ किया हुआ हो, तो पेंटिंग में जैसे शिप एक जगह पे स्टेबल रहता है वैसा का वैसा जो शिप है वो वहां पे दिख रहा था। नाउ क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हु आर वी रिफर टू इन द स्टैंजा। अब सेकंड लाइन में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है ना, तो ये वी जो है ये किसको रिफर कर रहा है स्टैंजा पे, तो ये वी जो रिफर कर रहा है उधर सेलर्स को रिफर कर रहा है। सेलर्स कौन होते हैं, जो शिप के ऊपर जो जहाज के कर्मचारी होते हैं उसको सेलर कहते हैं। The sailors sailing in the ship along with the narrator of the poem are referred to as we in the stanza. Narrator of the poem means जो हमें पोएम लिख रहा है, जो पोएट है, उसके साथ जो भी उस जहाज पे काम करने वाले कर्मचारी थे, है ना, उन सबको उसने क्या लिखा है, यहाँ पे वी से डिनोट किया है इस स्टैंजा के अंदर। Pick out the phrases from the stanza that tells us that the ship is so still that it is like a drawing of a ship
ऐसा कौन सा लाइन है इस स्टैंजा के अंदर जहां पे ऐसा उसने बताया है पोएट ने कि जो हमारा शिप है वो कैसा है कि एक पेंटिंग के अंदर का एक स्टेबल शिप है। जैसे पेंट के अंदर शिप रखा जाता है, एक ही जगह पे दिखता है पेंटिंग में, वैसे का वैसा शिप का उसने वहां पे क्या लाइंस लिखी है उसके लिए। तो वी कैन राइट द फ्रेज जो कि रिफर कर रही है यहाँ पे, एज आइडल एज पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशियन। एक ओशियन ड्रॉ किया, उसके ऊपर एक शिप ड्रॉ किया है, वैसा दिखा रहा है। तो ये फ्रेज का मीनिंग क्या जा रहा है? द फ्रेज दैट रिफर्स टू द मोशनलेस शिप इज अ पेंटफुल शिप अपॉन अ पेंटेड ओशियन। वहां पे मोशनलेस है, वो हिल नहीं रही है वो शिप। पेंटफुल शिप है अपॉन अ पेंटेड ओशियन, एक ओशियन के ऊपर एज इट इज मोशनलेस, ऐसी की ऐसी खड़ी शिप पड़ी हुई है। पिक आउट द लाइंस इन द विच द पोएट हैज यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है कि जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसका कुछ न कुछ जो है उसके अंदर की हम ये कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कैसे लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है पोएम स्टैंजा के अंदर वो क्या है? डे आफ्टर डे आफ्टर। तो डे आफ्टर क्या हो रहा है? दोनों क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ है, ठीक है, रिपीटेशन हुआ। वी स्टक नॉर मोशन। वी स्टक मतलब क्या है? एक जगह पे। नॉर मोशन अगेन क्या है? उसमें कुछ भी हिल नहीं रहा है, तो वो भी एक जगह पे। तो एक ही चीज को उन्होंने दो तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? टाउटोलॉजी। टाउटोलॉजी, टाउटोलॉजी मीन्स कंपेयरिंग सेम थिंग विथ डिफरेंट वर्ड्स, है ना, विथ डिफरेंट वर्ड्स। Okay. Now, third one is as idle as a painted ship. As idle as a painted ship. इसको क्या क्या जाता है? Simile. Simile means what? कि as idle. यहाँ पर भी कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? पेंटिंग के साथ कंपैरिजन हो रहा है, किसी चीज के साथ। वहां पे कंपेयर हुआ था, लेकिन क्या हुआ? वी स्टॉक नॉट मोशन मीन्स दोनों के ही मीनिंग क्या हो रहे थे? सेम सेम आ रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे एज आइडल एज अ पेंटेड शिप मीन्स व्हाट? कि ऐसा शिप एक जगह पे स्टिक होके पड़ा हुआ है जैसे कि पेंटिंग के अंदर है, तो वहां पे उस शिप की कंपैरिजन किसके साथ है? पेंटिंग के साथ हुई है, तो उसको क्या कहते हैं? सिमिली। ओके। Second stanza, water, water everywhere and all the boats did stink. Water, water everywhere, nor any drop to drink. यहाँ पर सेकंड स्टैंजा पे क्वेश्चन क्या है? What is the water that is everywhere and why is there no drinking water? तो पानी तो हर जगह था, तो कहा था? ओशियंस के अंदर ही था, लेकिन वहां पे फिर भी ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं था? क्योंकि ओशियन का पानी तो कैसा होता है? सॉल्टी होता है। लेकिन एज पर द समरी ऑफ दिस पोएम क्या कहा था कि जो सेलर्स ने गलती की थी, एंशियंट मैरिनर्स के जो सेलर्स थे, उनकी जो गलती थी कि उन्होंने एक बर्ड को जो है मार दिया था वहां पर, तो उसकी उनको क्या मिल रही थी? सजा मिल रही थी। और जब उनका शिप वहां से रिलीज हुआ, ठीक है, पहले उनका शिप बर्फ में फंस जाता है, एक बर्ड आता है, तो वो बर्ड के आते ही उसको वो लोग खाना खिलाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली वो बर्ड उनके पास आने लगता है। तो देखते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे बर्फ जो है वो पिघल रही है, उनका शिप वहां से आजाद हो रहा है और वो चलने लगता है। तो जो उसका मेन जो नरेटर है, जो पोएट है, वो क्या करता है? उस बर्ड को लेकिन लास्ट में मार देता है धनुष लेके। मारने के बाद क्या होता है? अब लोगों को लगता है कि वो बर्ड था तो हम लोग यहाँ से रिलीज हुए हैं, लेकिन बर्ड को तो हमने मार दिया, तो हमारा लकी चार्म निकल गया है। लेकिन अगेन वो ये भी सोचते हैं कि उसको मारने के बाद हमारी शिप एटलीस्ट चल तो रही है, हवाएं चलने लग गई है, पानी हो गया है और चल रहा है। लेकिन अगेन कुछ दिनों के बाद उनको क्या पनिश मिलता है कि वहां पे धूप आ जाती है, बहुत ही गर्मी पड़ने लगती है, और उनके पास बहुत सारा पानी तो होता है समुद्र में, लेकिन वो पीने लायक नहीं होता है। तो उन सबके गले सूख जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि सामने से एक शिप आ रहा है, लेकिन सूखा गला होता है, तो वो जो है खराश पैदा करता है और वो जोर से चिल्ला नहीं पाते हैं। तो उनकी पोजीशन कुछ ऐसी ही हो जाती है वहां पे धूप के अंदर, कि बोट को आते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन वो चिल्ला के उनसे मदद नहीं मांग पा रहे।
तो ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने जो बर्ड को मार दिया था उसकी जो है उनको पनिशमेंट मिल रही थी, और उसी के कारण इतनी तेज धूप हुई थी कि उनको जो कि है पानी की बहुत ही जरूरत थी, लेकिन इतना सारा पानी होने के बावजूद भी वो उस पानी को पी नहीं सकते थे। What do you understand by the word and all boats the sink? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्स वाटर, द सॉल्यूशन दैट डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ठीक है, सबके गले क्या हो गए थे? पानी की कमी के कारण सिकुड़ रहे थे, आवाज किसी की बाहर नहीं आ रही थी, वो किसी से मदद नहीं मांग पा रहे थे। उनके सामने बोट आ रही थी लेकिन वो उनसे चिल्ला के मदद नहीं मांग पा रहे थे। लेकिन उस समय जो नरेटर है वो क्या करता है? अपने हैंड को कट करके उसका ब्लड वो पीता है और उससे थोड़ी उसके गले को राहत मिलती है, फिर जाके वो वहां पे चिल्ला के हेल्प के लिए मांगता है। लेकिन जैसे ही वो हेल्प मांगता है उसको क्या पता चलता है कि वो जो शिप से हेल्प मांग रहा है वो तो कैसा शिप है? एक घोस्ट शिप है। ठीक है, तो ये समरी है उसके फर्स्ट पार्ट की। ओके, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर यही था कि द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्स वाटर, पीने की पानी की कमी हो गई थी, और इसका जो सॉल्यूशन है वो उस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस स्टैंजा। तो इस स्टैंजा के अंदर भी तीनों ही फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। रिपीटेशन हुआ है, टॉटोलॉजी हुआ है, सिमिली हुआ है। ओके, उसके बाद थी हमारे पास स्टोरी थी द वाटर बैरल। वाटर बैरल के अंदर एक स्टोरी दी गई थी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है व्हाट जॉब डिड डेविड्स पेरेंट्स वांट टू लीव फॉर हिम। डेविड के पेरेंट ने उसके लिए क्या जॉब छोड़ी थी? तो डेविड्स के पेरेंट्स बाहर जा रहे थे, वर गोइंग आउटसाइड। दे आस्क्ड डेविड टू फिल अप द वाटर टैंक और बैरल ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवर। ठीक है, जो बैरल वहां पे दिखाया गया है उस बैरल को उसे फिलअप करना था। कहां से पानी लेके आना था उसको भरने के लिए? नियर बाय रिवर से। Was David ready to do the assigned job by his father? क्या वो रेडी था? What reason did he produce? अगर वो रेडी था तो हमें लिखना है कि yes he was ready। अगर नहीं था तो उसने रीजन क्या वहां पे दिया उसके डैडी को? तो पहले तो वो रेडी ही नहीं था ये काम करने के लिए। क्यों? नो, डेविड वॉज नॉट रेडी टू डू द जॉब असाइंड बाय हिज फादर। और उसने रीजन क्या प्रोड्यूस किया है? द प्रोड्यूस रीजन दैट ही हैड टू गो विद द पैश्चर। उसको कहा जाना था, पैश्चर के साथ जाना था, जो चरवाहे होते हैं जो गाय भैंसों को चराने लेके जाते हैं उसके साथ जाना था। और वो उस जो पैश्चर का नाम था, जो चरवाहा था उसका नाम क्या था? पैटे था। उसको वो हेल्प करना चाहता था एनिमल्स के साथ। ठीक है, तो ये उसने रीजन जो है वो प्रोड्यूस किया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस यू विल बी इन हॉट वाटर। जैसे कि लास्ट में तुमने देखा होगा स्टोरी में ही कहा गया है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो यू विल बी इन हॉट वाटर। तो इसका मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग यही है कि यू विल बी इन ट्रबल। अगर ये तुमने ये बैरल भर के नहीं रखा तो तुम पे परेशानी आ सकती है, मीन्स उसको डांट मिल सकती है उसके फादर से, है ना। एंड व्हेन मैरिड डैट बैक टू द होम। ठीक है, जब उसके फादर जो है बैक आ जाएंगे, या फिर डेविड भी जब घर पे आ जाएगा पैश्चर के साथ जाके, अगर बिना काम किए वो पैश्चर के साथ गया और वापस आ गया तो उसको जो है डांट मिलेगी। ओके, होप ये मेरा इंग्लिश का फर्स्ट सेशन था। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, समझ में आ रहे हो, तो यू कैन शेयर योर वैल्यूबल कमेंट्स एंड you can message me on the WhatsApp. Many students has been in contact with us, and thank you for being with us. We will be coming up with more videos of different class and different subjects soon. We are working on it, and thank you for our team and all the management and all the viewers. Thank you so much for supporting, and have a nice day to all, and stay with us. We will be coming up with a lot of learning with fun sessions, and stay at your home, stay safe, and take care to all of you, and all the best for your upcoming exams.